MPS 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उसके मुद्दे। ये टॉप 5 क्वेश्चन है। अगर ये टॉप 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो बुक है उसमें किसी भी तरह से आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये टॉप 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में किसी न किसी रूप में रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उदारवादी, मार्क्सवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण मोरगेंथ्यू का दृष्टिकोण है, इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन है सिंगल मोरगेंथ्यू के ही नाम पे आ जाता है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आर्थिक दशा। ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्थिक दशा भी आ जाए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आ जाए या वैश्वीकरण भी आ जाए तो मेन आर्थिक मुद्दे के बारे में ही लिखना होता है। ये क्वेश्चन भी किसी न किसी रूप में जरूर आता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर हम पढ़ रहे हैं तो दुनिया में एक महाशक्ति के बारे में वो जरूर पूछ सकता है कि भारत महाशक्ति के बारे में बताओ, या फिर चीन महाशक्ति के बारे में बताओ, या अमेरिका महाशक्ति के बारे में बताओ, या यूरोपीय यूनियन या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में वो पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से जरूर करके जाना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और उसके विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में आप समीक्षा करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, उसके विभिन्न दृष्टिकोण, उसको प्रभावित करने वाले कारक बताओ। पांचवें क्वेश्चन में हम मानव सुरक्षा को ले सकते हैं, जिसके अंदर कई चीजें शामिल हो सकती है, और इसके अंदर आप पर्यावरण जैसे मुद्दों को भी उठा सकते हो। ये टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए, और ये गारंटी है कि इनमें से इतने क्वेश्चन तो आपको जरूर मिल जाएंगे कि आपके जो नंबर है वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन करने के विभिन्न तरीकों के। सबसे पहला तरीका है उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी तरीका या उदारवादी दृष्टिकोण क्या है, मार्क्स, उसको फिर हम बात करेंगे। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का फिर बात हम करेंगे, यथार्थवादी दृष्टिकोण का। अब ये सवाल उठता है कि मैंने तीनों क्वेश्चनों को एक साथ आपके सामने क्यों प्रस्तुत किया। इसलिए प्रस्तुत किया ताकि आप तीनों में डिफरेंस समझ सको। उदारवादी दृष्टिकोण जहां शांति का, सहयोग का, भाईचारा का, अंतर्राष्ट्रीय कानून का, नियमों का, आपसी सहयोग की बात करता है, और उदारवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि भाई दुनिया में पारस्परिक सहयोग हो, अंतर्राष्ट्रीय नियम हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो, आपसी विवाद को समझौते, भाईचारे, सहयोग के माध्यम से हल किया जाए, और विभिन्न देशों के बीच में सामंजस्य होनी चाहिए। वुड्रो विल्सन वुड्रो विल्सन उदारवादी दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थकों में से एक माने जा सकते हैं। अब आ गया आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण। सभी स्टूडेंट्स जो एमए लेवल पे हैं उन्हें मालूम ही होगा कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो व्यवस्था है उसको भी वो एक तरह से पूंजीवादी आधारों पे ही आंकते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि जो विश्व है उसको अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि पूंजीवादी जो देश हैं अपने तकनीक के बदौलत, अपने सैनिक शक्ति के बदौलत, अपने संसाधनों के बदौलत, अपने पैसे के बदौलत, अपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बदौलत गरीब देशों के या विकासशील देशों के नियंत्रित करते हैं और उनका आर्थिक शोषण करते हैं, सैनिक हस्तक्षेप करते हैं, और किसी भी तरह से उनको अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार समानता होना चाहिए। संघर्ष की अगर स्थिति लाते हैं तो ये पूंजीवादी देश लेके आते हैं, क्योंकि उनकी जो हड़पने की जो इच्छा है वो कभी खत्म ही नहीं होती। किसी भी देश को गुलाम बना के, उपनिवेशवाद का शिकार करके, फिर उस देश का कच्चा माल लूट के, या फिर उस देश के अंदर सैनिक हस्तक्षेप करके जो विकसित देश हैं या जो पश्चिमी देश हैं, विकासशील देशों को या दक्षिणी देशों को लूटने का प्रयास करते हैं। तीसरा दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जिसपे पूरा दृष्टिकोण मोरगेंथ्यू के सिद्धांत पर आधारित है।
मोर्गेंथ्यू यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो आधार है वो यथार्थवादी है। मतलब हर देश अपने हितों को पूरा करने की कोशिश करता है और वो अपने हितों को पूरा करने के लिए युद्ध के तरफ भी जा सकता है। वो मानव प्रवृत्ति और मानव स्वभाव को मुर्गेंथ्यू आधार मानते हैं और मुर्गेंथ्यू ये कहते हैं कि युद्ध करना, अपने हितों को बढ़ाना, अपने राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाना, हर व्यक्ति, हर राष्ट्र से जुड़े हुए जो मानव है, उसका एक व्यवहार होता है और इस नजरिए से युद्ध होना एक स्वाभाविक घटना बन जाती है। मोरगेंतो ये भी कहते हैं कि जब हम यथार्थवादी विश्व में जीते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, नैतिकता, भाईचारा, बंधुत्व तब तक ही मायने रखते हैं जब तक हमारे हित पूरे नहीं होते। अगर जब अब हमारे हितों की बात आती है और हमें लगता है कि हमारे हित खत्म होने वाले हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचने वाला है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय कानून, नियम, भाईचारा और बंधुत्व को भी तोड़ने में समय नहीं लगाते। ये व्यवहारवादी या ये यथार्थवादी या ये मोर्गेंथ्यू का सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यथार्थवादी दृष्टिकोण की बात करता है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आर्थिक व्यवस्था। ये तीनों भी अलग अलग पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखो, अगर ये तीनों आप मिला के भी कर लो ना, तो इससे जुड़ा हुआ कोई एक क्वेश्चन आए तो मिला के आप कर सकते हो। वैश्वीकरण का अर्थ होता है जब पूरी दुनिया आर्थिक रूप से सिमट कर एक गांव बन जाए, एक देश की वस्तु, सेवा, तकनीक, संस्कृति का आदान प्रदान दूसरे देश से हो। वैश्वीकरण एक तरह से पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से सिमटाकर एक गांव का रूप देने का नाम है और इस वैश्वीकरण को लाने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बहुत अहम रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती हैं जो कई देशों में काम करती हैं, जो व्यापार को, तकनीक को, आर्थिक लाभ को और कई देशों में जाके व्यापार करने की बात को अहमियत मानती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से या वैश्वीकरण से पूरी दुनिया के अंदर व्यापार बढ़ा है, तकनीक बढ़ा है, आर्थिक संसाधनों के नए नए जो उत्पाद हैं वो लोगों के सामने आए हैं, लोगों के पास ज़्यादा उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां या वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया एक तरह से आर्थिक रूप से जुड़कर एक गांव बन गई है। लेकिन ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्वीकरण का ना आर्थिक व्यवस्था पे गहरा प्रभाव पड़ा है, इसलिए मैंने इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ जोड़ा है। वैश्वीकरण या बहुराष्ट्रीय कंपनियों से एक तरह से विकसित देशों ने गरीब देशों में, विकासशील देशों में या फिर दक्षिण के देशों में अपने कंपनियों का प्रभाव जमा दिया है, जिससे कि आर्थिक असमानता बढ़ी है, गरीबी, बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिली है, अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब हुए हैं। संसाधन कुछ हाथों में सिमट कर रह गई है। अमीर और गरीब के बीच में दूरियां बढ़ी है और इन दूरियों का सिर्फ आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि पूर्वी संस्कृति पे वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी संस्कृति का भी प्रभाव देखने को मिला है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां या वैश्वीकरण के कारण अमीरों को, पूंजीपतियों को, विशिष्ट वर्ग को, शहरी लोगों को तो फायदा हुआ है, लेकिन ग्रामीण लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, आर्थिक रूप से निर्बल लोगों को इतना फायदा नहीं हुआ है और किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था में इस वैश्वीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मानव सुरक्षा, महिला और पर्यावरण, ये तीन मुद्दे हैं जो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। मानव सुरक्षा जो है वो दुनिया के अंदर दो तरह से आप देख सकते हो। एक तो बाहरी स्तर पे उत्पन्न होता है, जैसे एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है, जैसे इस समय युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन का, रूस का या फिलिस्तीन इजराइल के बीच में आप देख रहे हो, या फिर आप अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में देख रहे हो। तो ये मानव सुरक्षा के लिए जो युद्ध होते हैं वो बहुत खतरनाक है। युद्ध के अलावा किसी भी देश के अंदर आंतरिक समस्या भी होती है जो मानव सुरक्षा के लिए बड़ी खतरनाक होती है। इसे युद्ध को तो आप परंपरावादी सुरक्षा में ले सकते हो, खतरे में ले सकते हो, लेकिन देश के अंदर जो भी होती है, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा होती है, जैसे उग्रवाद, पर्यावरण, गरीबी, बेरोजगारी, मानव अधिकार की समस्या और ये पर्यावरण की समस्या, ये बड़ी बड़ी बीमारियां, ये सारे मुद्दे जो है, युद्ध, गृह युद्ध,
और मैंने ये जो पर्यावरण या बीमारियाँ, गरीबी, बेरोज़गारी, मानव अधिकार की जो समस्याएँ बताई है, ये सभी मानव सुरक्षा में या मानव खतरे में ये हैं और इनको हल करके ही दुनिया में मानव सुरक्षा स्थापित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय से संबंध में महिलावादी दृष्टिकोण का जन्म 1960 में हुआ। स्टोनक्राफ्ट जैसे लेखकों ने इसको आगे बढ़ाया और महिलावादी मुद्दों को उठाया कि भई पितृवंशिकता है, आर्थिक शक्ति महिलाओं के पास नहीं है, उनको प्रशासन में, राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं के विकास के अवसर मिलना चाहिए और समान मौके मिलने चाहिए। उसके उसके बाद है पर्यावरण का मुद्दा। पर्यावरण का मुद्दा क्या है? अब आपको ये भी समझना है कि पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण आ जाते हैं और पर्यावरण के अंदर जैव विविधता जरूरी है, सतत पोषणीयता जरूरी है और ये इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप पर्यावरण का इस तरह से प्रयोग करें ताकि आप भी पर्यावरण का सही से यूज कर सके और आने वाली आपकी जनरेशन भी यूज कर सके। इसमें आप पर्यावरण का जब भी मुद्दा है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण लिख दो, जैव विविधता लिख दो, सतत पोषणीयता लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी न किसी देश का एक महाशक्ति के रूप में वर्णन आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा भारत, चीन, अमेरिका के महाशक्ति के बारे में बताओ, तो इसकी जगह वो जापान भी लिख सकता है, इजराइल भी लिख सकता है, कोई भी देश से लिख दे। जब भी आप किसी भी महाशक्ति के बारे में बताओ तो उसके चार पक्षों का वर्णन करो। राजनीतिक शक्ति, विश्व राजनीति में वो क्या भूमिका अदा करता है, जैसे अमेरिका के बारे में लिखा जा सकता है कि वो पूंजीवादी देशों का नेता है। भारत के बारे में लिखा जा सकता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चाइना के बारे में लिखा जा सकता है कि वो कम्युनिस्ट देशों का नेता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में उसकी भागीदारी बतानी होती है। आर्थिक शक्ति के रूप में ये बताना होता है कि वो देश विश्व व्यापार में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, विश्व की अर्थव्यवस्था में हमें उस देश की पर इनकम और नेशनल इनकम उस देश की कैसी है, तो वो किस तरह से दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति है, इसमें ये बताना होता है। सैनिक शक्ति में आज के समय में दुनिया में सैनिक शक्ति की काफ़ी महत्व है और सैनिक शक्ति में वो बताना होता है कि वो देश सैनिक शक्ति में विश्व में कहाँ टिकता है। जैसे अमेरिका पहले नंबर पे टिकता है, भारत जो है चौथे नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे है, रूस तीसरे नंबर पे है। तो ये सैनिक शक्ति में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, उस देश की आर्मी आएगी, वो देश परमाणु संपन्न है या नहीं है, ये आएगा, उस देश की वायुसेना आएगी, साथ ही वो देश सैनिक मामलों में, तकनीक के मामले में, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि युद्ध के तरीके बदल गए हैं, ड्रोन के माध्यम से लड़ाइयाँ हो रही हैं, मिसाइलों के माध्यम से लड़ाइयाँ हो रही है। तो तकनीक के मामले में वो देश कितना आगे है, सैनिक क्षेत्र में ये भी बताना होता है। और सांस्कृतिक में अगर आ जाए तो आप किसी भी देश का रहन-सहन, खान-पीन, रीति-रिवाज, पहनावा आदि आपको ज़रूर लिखना है। जैसे भारत की महाशक्ति के रूप में सांस्कृतिक पक्ष में आप लिखोगे कि भारत का खान-पीन, जैसे दक्षिण भारत व्यंजन या फिर भारत का पहनावा, नेहरू कोट या मोदी कोट, ठीक है? या भारत की महिलाओं के द्वारा पहनने वाली साड़ी और या भारत की फ़िल्में, बॉलीवुड, भारत की क्लासिकल म्यूज़िक, भारत के जो योग, भारत की जो आध्यात्मिक और त्योहार, ये पूरी दुनिया के अंदर अपना सांस्कृतिक प्रभाव जमाते हैं। उसी तरह आप चाइना का भी लिख सकते हो कि चाइनीज़ फूड का, चाइनीज़ फ़िल्मों का, चाइनीज़ रीति-रिवाज़ों का प्रभाव दुनिया में दिखाई देता है। तो दुनिया में जो दादागिरी है किसी भी देश द्वारा 2 तरीकों से होती है, हार्ड पावर जिसमें उसकी सैनिक पावर आ जाती है और एक सॉफ्ट पावर जिसमें उसकी कल्चरल सांस्कृतिक शक्तियाँ आ जाती हैं। अंत अब हम को शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? प्रभावित करने वाले कारक, विशेषता और दृष्टिकोण। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है? एक देश दूसरे देश के साथ जो संबंध स्थापित करे या विभिन्न देशों के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जरूरत हर देश को पड़ती है, क्योंकि कोई भी देश आर्थिक सैनिक रूप से इतना संपन्न नहीं होता कि वो अपनी जरूरतों को अकेला पूरा कर ले। इसलिए विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रहने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जरूरत पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो घटनाएं हैं
जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया और कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नई दिशा दी। जैसे आप ये कह सकते हो कि विभिन्न देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की जो क्रांतियां हुई, उसके बाद जो दुनिया के अंदर प्रथम महायुद्ध हुआ, द्वितीय महायुद्ध हुआ, नाजीवाद, फाशीवाद का उदय हुआ। उसके बाद मतलब कि जो एक द्वितीय महायुद्ध के बाद जो एक तरह का शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो जन्म हुआ, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, विश्व व्यापार संगठन हो, विश्व बैंक हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, या फिर दुनिया के अंदर सोवियत यूनियन का पतन हुआ, या फिर दुनिया के अंदर 1990 के बाद विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिला, या उग्रवाद रहा। ये सारी जो घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। इनमें से कुछ तो आपको लिखना ही चाहिए, जैसे कि शीत युद्ध आप लिख दो, या संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन लिख दो, या फिर आप द्वितीय महायुद्ध लिख दो, या फिर सोवियत यूनियन का पतन लिख दो। ऐसी कुछ पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट ऐसे मेन आपको लिखने चाहिए जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अब आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये सुन लिया। दूसरे में आपने ये जाना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कौन सी घटनाओं ने ज्यादा प्रभावित किया। तीसरे में अब हम आप बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन करने के कौन से दृष्टिकोण होते हैं। कई दृष्टिकोण होते हैं। एक उदारवादी दृष्टिकोण होता है, एक मार्क्सवादी आत्मनिर्भरता का भी सिद्धांत होता है, एक आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए मोर्गेंथ्यू का यथार्थवादी दृष्टिकोण भी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ये विभिन्न दृष्टिकोणों से, तो कोई एक या दो जो दृष्टिकोण है, उदारवादी या मार्क्सवादी या मोर्गेंथ्यू वाला, थोड़ा भी आप एक्सप्लेन करोगे तो ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और ज्यादातर ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में ही पूछा जाता है। एमए के स्टूडेंट को मैं हमेशा एक सलाह देता हूँ कि उतना ही लिखें जितना वो एग्जाम में पूछता है। ये नहीं कि उन्हें सीटें बहुत भरनी है, ऐसा नहीं है। उतना ही लिखें जितना वो उनसे पूछा जाता है। शॉर्ट जो 2 नोट पूछता है वो जरूर लिखे। वो अगर वो पूछ रहा है कि भाई 10-10 नंबर में एक्सप्लेन करो, या शॉर्ट नोट पूछ रहा है, तो उसको दोनों को जरूर एक्सप्लेन करें। पॉइंट वाइज क्वेश्चनों को बताने की कोशिश करें, इंट्रो जरूर दें, निष्कर्ष जरूर दें, ताकि आपको अच्छे नंबर लेने के से कोई रोक नहीं सके।